जी, आज जो टॉपिक पढ़ना है वो है आपका रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटॉम एट द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के रदरफोर्ड ने कैसे एटम्स में से न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। ठीक है, इन 1911 लॉर्ड रदरफोर्ड परफॉर्म्ड अ क्लासिकल एक्सपेरिमेंट। 1911 में रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट था, आप लोग पहले भी पढ़ के आ रहे हो जी। उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ही स्टडीड एट अ स्कैटरिंग ऑफ हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल्स। उसने क्या किया कि स्कैटर्ड किया। अल्फा पार्टिकल्स क्या है आप लोगों को मैं पहले बता चुकी थी, हमने पिछले टॉपिक्स में डिस्कस भी किया था कि अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली क्या होते हैं। आपके पास हीलियम न्यूक्लियाई होता है, हीलियम न्यूक्लियाई। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स जो विच वर इमिटेड फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव मेटल रेडियम और पोलोनियम। उसने क्या लिया जी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, या तो उसने रेडियम लिया या उसने क्या लिया, पोलोनियम लिया। इस रेडियम या पोलोनियम से उसने क्या प्रोड्यूस करवाए, अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस करवाए। ठीक हो गया, ये अल्फा पार्टिकल्स उसने क्या किया जी, स्कैटर्ड किए। ठीक है, स्कैटर्ड का मतलब बिखेर दिए। अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल A beam of alpha particle was directed on a gold foil। अब उसने क्या किया जी, जो अल्फा पार्टिकल्स थे आपके पास, हम कंसिडर करते हैं दीज आर अल्फा पार्टिकल्स। उसने इन अल्फा पार्टिकल्स को किधर से पास करवाया, एक छोटा सा उसने क्या किया, बारीक सा थिकनेस का गोल्ड फॉइल लिया। ये गोल्ड फॉइल है जिसकी थिकनेस उन्होंने दी हुई है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है 0.0004, यानी कि 4 दफा 04 सेंटीमीटर है जिसकी थिकनेस है। ठीक है, अ पिन होल इन ए लेड प्लेट। क्या हुआ जी, इसके रास्ते में क्या था जी, एक पिन होल लेड प्लेट थी, जिसकी जी लेड की प्लेट थी, जिसमें एक छोटे छोटे क्या थे, पिन होल, छोटा सा सुराख था। इस सुराख के जरिए क्या हुआ जी, आपके अल्फा पार्टिकल्स जो थे गोल्ड फॉइल में से गुजरे। ठीक है, अगेन क्या किया जो उसने अल्फा पार्टिकल्स को जो रेडियम और पोलोनियम से प्रोड्यूस हुए थे, ठीक है जी, गोल्ड फॉइल जिसकी थिकनेस 0.00004 सेंटीमीटर थी, उस पर टारगेट करवाया। और डायरेक्टली टारगेट नहीं करवाया, बल्कि ये पार्टिकल्स थ्रू अ स्मॉल होल जो थे इसमें से पास किए। जी, अ फोटोग्राफिक प्लेट और अ स्क्रीन कोटेड विद जिंक सल्फेट वाज यूज्ड एज अ डिटेक्टर। और फिर क्या किया जो उसने एक डिटेक्टर लिया, और डिटेक्टर क्या था जी, एक स्क्रीन थी जिसपे जिंक सल्फेट की कोटिंग हुई थी। व्हेन एवर a particle strike the screen, flash of light was produced at that point। कहते हैं जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स जो थे जब स्क्रीन पर टकराते थे गोल्ड फाइल से गुजरने के बाद, तो वो स्क्रीन पर फ्लैश प्रोड्यूस करते थे। इस फ्लैश से उसने देखा, इट वाज ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स वेंट थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। अब ये थोड़े इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, ऑब्जर्वेशन आ रही है। ये क्या है जिसकी ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन क्या है इसकी चेक कर लेते हैं। यहाँ से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होती है इस एक्सपेरिमेंट की। ऑब्जर्वेशन क्या है, इट वॉज ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जो थे वो आपके स्ट्रेट गुजर गए, जैसे ये स्ट्रेट गुजर गए विदाउट डिफ्लेक्टेड, अपना रास्ता चेंज किए बगैर। नंबर 1 पॉइंट है जी, बहुत सारे पार्टिकल्स जो थे वो सीधे गुजर गए एंड डिफ्लेक्टेड। नंबर 2 क्या है आपके पास, सम वर डिफ्लेक्टेड एट अ फेयरली लार्ज एंगल एंड अ फ्यू वाज डिफ्लेक्टेड बैकवर्ड। नंबर 2 क्या हुआ जी, कुछ जो थे वो डिफ्लेक्टेड हुए। डिफ्लेक्ट का मतलब ना उन्होंने रास्ता चेंज कर लिया एक एट अ लार्ज एंगल। लार्ज एंगल यानी कि काफी हद तक अपने स्ट्रेट लाइन पे नहीं स्ट्राइक किए बल्कि बेंड हो गए। और कुछ जो थे नंबर 3 पॉइंट के थे, सम आर डिफ्लेक्टेड बैक, और कुछ जो थे टकराकर वापस आ गए पार्टिकल। तो ये 3 ऑब्जर्वेशंस थी, क्या थी, कुछ स्ट्रेट गुजर गए, कुछ जो थे वो अनडिफ्लेक्टेड रहे। ठीक है, अनडिफ्लेक्टेड का मतलब है टकराए और टकराकर वापस आ गए, और कुछ जो थे वो डिफ्लेक्टेड हुए लेकिन बहुत ज्यादा एंगल में डिफ्लेक्ट नहीं हुए। 3 ऑब्जर्वेशन थी रादरफॉर्म की। रादरफॉर्म परफॉर्म दैट द rebounding particle must have collided with the center having portion of atom which is called nucleus। इसने बात की कि जो पार्टिकल्स दोबारा मुड़कर वापस आए हैं, जो पार्टिकल्स दोबारा मुड़कर वापस आए हैं, वो क्यों वापस आए हैं, क्योंकि मे बी इनके रास्ते में क्या था जी, एक हैवी पार्टिकल मौजूद था, हैवी पोर्शन एटम का मौजूद था, जो उन्हें गुजरने नहीं दे रहा था, और वो डिफ्लेक्ट करके रीबाउंस बैक आए। और बाद में उन्होंने इसको क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस का नाम दे दिया। क्यों न्यूक्लियस का नाम दे दिए, क्योंकि देखें आपके पास हीलियम पार्टिकल या अल्फा पार्टिकल्स में भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। आपको पता है जी, न्यूक्लियस जो होता है उसमें भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के करीब आएगा, बिल्कुल बिल्कुल करीब आएगा, तो उसे क्या कर देगा, रिपेल करेगा और रिबाउंड बैक हो जाएगा। तो इस वजह से बहुत सारे पार्टिकल जो थे वो न्यूक्लियस की वजह से रिबाउंड बैक हो गए।
On the basis of these experimental observation, Rutherford proposed, इस experimental observation पे Rutherford ने क्या किया जी, एक propose किया model for atom, which is planetary model. Planetary model किसे कहते हैं? जैसे solar system होता है, दरमियान में sun होता है, ठीक है, उसके इर्द गिर्द जो planets होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं? revolve कर रहे होते हैं, in which tiny nucleus is surrounded. बिल्कुल इसी तरह उसने कहा जी, atom में भी क्या होता है आपके पास? दरमियान में जैसे sun होता है, इसके दरमियान में क्या मौजूद होता है? न्यूक्लियस मौजूद होता है, जिसके इर्द गिर्द जो होते हैं मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फिक्स ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जैसे प्लैनेट्स जो होते हैं वो रिवॉल्व कर रहा होता है अगेंस्ट, प्लैनेट्स जो होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड दी सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इन रदरफोर्ड मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम द आउटर इलेक्ट्रॉन कुड नॉट बी स्टेशनरी। उसने कहा जी जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्टेशनरी नहीं होते, वर्ड मीन स्टेशनरी, वो रुके भी नहीं होते, बल्कि वो क्या कर रहे होते हैं? मूव कर रहे होते हैं। इफ दे वुड ग्रेजुअली बी attracted by the nucleus till they ultimately fall in it। कहते हैं अगर वो रदरफोर्ड एटॉमिक के मॉडल के मुताबिक अगर एटम जो है, एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की तरफ मूव करते करते आ जाना चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ आए और अल्टीमेटली न्यूक्लियस में जाकर गिर जाए। Therefore, to have a stable atomic structure, the electrons were supposed to be moving around the nucleus in a closed orbital। तो इसका मतलब है कि अगर आपने स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन करना है, ठीक है जी, तो इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या कंसीडर करना है कि वो मूव कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन अ क्लोज ऑर्बिटल। द न्यूक्लियर एटम ऑफ रदरफोर्ड वाज अ बिग स्टेप अहेड टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द एटॉमिक स्ट्रक्चर। कहते हैं इसकी जो ये एक्सपेरिमेंट था और इसकी जो ऑब्जर्वेशन थी, उसका जो रिजल्ट आया, ये एक बिग स्टेप था कि हम बहुत इजीली एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते थे। बट द बिहेवियर इलेक्ट्रॉन रिमेन अनएक्सप्लेन इन द एटम, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को एटम एक्सप्लेन ना कर पाया। रदरफोर्ड planet-like particle was electron defected and unsatisfactory because the moving electron must be accelerated towards the nucleus। कहते हैं रदरफोर्ड के मॉडल में बहुत सारी क्या थी? डिफेक्ट्स थी। डिफेक्ट्स क्या थी? एक तो डिफेक्ट तो ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है तो उसे अल्टीमेटली कहाँ जी? न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो एटम का जो स्ट्रक्चर होगा वो कोलैप्स कर जाएगा, एटम का स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन इन रियलिटी एटम का स्ट्रक्चर जो होता है वो स्टेबल होता है, वो कोलैप्स नहीं करता। दैट्स मीन रदरफोर्ड इसे क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसके अलावा एक और अब इसका जो है वो डिफेक्ट था कि अगर आपका एटम जो है, आपका न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है जी, आपकी बुक में ये चीज मेंशन हुई है कि न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, तो आपके एटम और अल्टीमेटली न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसको क्या देना चाहिए जी? इसको कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए। लेकिन इन टर्न जब हम देखते हैं रियलिटी में, तो आपके पास एटम जो है वो आपके पास कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं देता, बल्कि कौन सा स्पेक्ट्रम देता है? लाइन स्पेक्ट्रम देता है, जो अगेन रदरफोर्ड की इस बात को जो है वो क्या कर रहा है? डिनाई कर रहा है कि एटम जो है आपका इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा रेडियस ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन शुड बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो कॉन्टिन्यूसली घूमता जाएगा और न्यूक्लियस के करीब आएगा, तो आपका जो स्ट्रक्चर है एटम का वो क्या कर जाएगा? कोलैप्स कर जाएगा। तो दैट्स मीन रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में, वो ऑब्जर्वेशन में बहुत सारी क्या मौजूद थी? बहुत सारी डिफेक्ट्स मौजूद थे, ठीक है। इसके अलावा फिर इसके बाद नया साइंटिस्ट आया, उसे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी दी, ठीक है। मैक्स प्लांक्स जो था, जी, मैक्स प्लांक proposed the quantum theory in 1900 to explain the emission and absorption of radiation। मैक्स प्लांक ने क्या किया जी? क्वांटम थ्योरी को प्रपोज किया 1900 में, ताकि emission and absorption of radiation, emission कहते हैं जी किसी चीज में से रेडिएशन का निकलना, एंड absorption किसी चीज में रेडिएशन का एब्जॉर्ब होना, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए उसने 1900 में क्वांटम थ्योरी को एक्सप्लेन किया। अकॉर्डिंग टू हिज रेवोल्यूशनरी थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी ट्रेवल इन अ डिसकंटिन्यूअस मैनर। कहते हैं जी एनर्जी में जो होती है वो डिसकंटिन्यूअस मैनर में ट्रेवल करती हैं, एंड इट इज कंपेयर्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टीनी डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड क्वांटा। हमने पहले पढ़ा हुआ है जी, आपका जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में होती है? वेव फॉर्म में होती है। लेकिन प्लांक्स ने प्रपोज किया कि एनर्जी जो होती है वो स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में होती है, जिसमें हर एक की एनर्जी जो होती है फिक्स होती है, और इसने इन पैकेट्स को क्या नाम दिया? क्वांटा का नाम दिया, ठीक है। यानी कि पार्टिकल फॉर्म में है और ये क्वांटा कहलाती है। मेन पॉइंट इस थ्योरी की क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एनर्जी इज नॉट इमिटेड और एब्जॉर्ब कॉन्टिन्यूसली।
रादर फॉर्म ने कहा था कॉन्टिन्यूसली इमिट भी हो रही है, एब्जॉर्ब भी हो रही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्लांट्स एनर्जी जो होती है ना तो कॉन्टिन्यूसली इमिट निकल रही होती है, ना ही कॉन्टिन्यूसली एब्जॉर्ब हो रही होती है, रादर इट इज इमिटेड और एब्जॉर्ब इन अ डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर एंड इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स। कहते हैं ये इमिट और एब्जॉर्ब हो रही है किस फॉर्म में, जो डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर, ऑब्वियसली अगर पार्टिकल फॉर्म में है तो एक पार्टिकल ये है, इसके दरमियान ये क्या हुआ, डिसकॉन्टिन्यूटी आ गई, अगेन कॉन्टिन्यू फिर डिसकॉन्टिन्यूटी, तो डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर में है क्योंकि ये वेव पार्टिकल्स है, ईच वेव पैकेट और क्वांटा इज एसोसिएटेड विद अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। हर क्वांटा में क्या होती है, अपनी खास एनर्जी होती है। इन केस ऑफ लाइट द क्वांटम ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। अगर हम लाइट की केस में बात करेंगे तो ये एनर्जी क्या कहलाती है, फोटोन कहलाती है। ये पहला इसका पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। कहते हैं जी कितनी एनर्जी है, ये डिपेंड कर रही है किस पे जी, आपकी जो एनर्जी होती है किसी भी लाइट की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इसके फ्रीक्वेंसी के। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आप लोग फिजिक्स में पढ़ के आ रहे हो कि एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स जो है वो पास करिए किसी भी पॉइंट से। एक पॉइंट है आपके पास, ठीक है, इसमें एक सेकंड के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास करें, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को म्यू से एक्सप्लेन करते हैं, और जब प्रोपोर्शनल साइन खत्म करोगे तो E इज इक्वल टू एच म्यू आएगा। व्हाट इज एच, दिस इज कॉल्ड प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स ने थ्योरी प्रपोज की थी, इस वजह से क्या कहलाती है, प्लांक्स कांस्टेंट कहलाती है आपके पास। where h is called known as Planck's constant, उसकी वैल्यू क्या है 6.626 multiplied 10 power to minus 34 joule second. It is fact and fact ratio of energy and frequency of photon. Basically क्या है आपके पास, ये ratio of energy और frequency of photons की क्या है, वैल्यू है। थर्ड पॉइंट है जी अ बॉडी कैन एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन टर्म्स ऑफ क्वांटा। वो कहते हैं जी एक बॉडी अगर एमिट करी है एनर्जी को या एब्जॉर्ब करी है एनर्जी को तो किस फॉर्म में करी है, क्वांटा की फॉर्म में करी है जिसकी एनर्जी फिक्स्ड है, तो E इज इक्वल टू एच म्यू है। फ्रीक्वेंसी को हम क्या कर सकते हैं जी, वेव नंबर से भी रिलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये सारी फिजिक्स की टर्म है, आप लोग पढ़ के वेव नंबर फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ। ठीक है जी, वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ होती है डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट एंड टू ट्रफ। दीज आर कॉल्ड क्रस्ट एंड दीज आर कॉल्ड ट्रफ। तो दो क्रस्ट और दो ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है, और इसे लैम्डा से शो किया जाता है। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब अगर आप प्रोपोर्शनल साइन खत्म करोगे तो इसके लिए जो हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं दिस इज कॉल्ड C, और ये क्या कहलाता है आपके पास, एनर्जी कांस्टेंट कहलाता है। ठीक हो गया, तो आपके पास V म्यू इज इक्वल टू C ओवर लैम्डा है। ठीक है जी, अब आप क्या कर सकते हो, वैल्यूज को पुट कर सकते हो। ऑब्वियसली कर सकते हैं कि आपके पास क्या है, E इज इक्वल टू एच म्यू आया, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लैम्डा के। ठीक है, प्रोपोर्शनल साइन को आप खत्म करोगे तो C ओवर एच लैम्डा आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आप क्वेश्चन नंबर 3 से वैल्यू को पुट कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास हो जाएगी एच C over lambda. This is equation number 4. ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गई। यहाँ पे वेवलेंथ विच इज लैम्डा इज डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और ट्रफ्ट है, और इसे आप आर्मस्ट्रॉन में एक्सप्रेस करते हो, नैनोमीटर में कर सकते हो और पिकोमीटर में कर सकते हो। 1 आर्मस्ट्रॉन जो होता है 10 पावर माइनस 10 मीटर, या 1 नैनोमीटर जो होता है 10 पावर माइनस 9 मीटर के इक्वल होता है। 1 पिकोमीटर जो होता है माइनस 12 पिकोमीटर के होते हैं। अब ये चीज क्या एक्सप्लेन करी है, अब ये चीज एक्सप्लेन करी है कि जितनी वेवलेंथ क्या होगी किसी भी फोटोन की ज्यादा होगी उसकी एनर्जी उतनी ही क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है एनर्जी ऑफ लैम्डा के दौरान। वेव नंबर जो होता है, अब इसमें एक और हम टर्म इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि एक चीज है विच इज कॉल्ड वेव नंबर, और ये होता है लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है जी, अब ये वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर होता है नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ एंड इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, कि पर यूनिट लेंथ में आपके कितनी नंबर ऑफ वेव्स क्या कर रही हैं, पास कर रही हैं, तो दिस इज कॉल्ड वेव नंबर। ये वेव नंबर कहलाता है और ये वेवलेंथ के रेसिप्रोकल होता है। तो इसका मतलब हमारी जो दिस इक्वेशन है यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं वेव नंबर विच इज E इज इक्वल टू एच C, और साथ क्या आ जाएगा, वेव नंबर आ जाएगा आपके पास। इसमें इंट्रोड्यूस करवाएं तो आपके पास E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच C और वेव नंबर, क्योंकि 1 ओवर लैम्डा की जगह हमने क्या पुट कर दिया, वेव नंबर को पुट कर दिया। अब यहाँ पे आपके पास लैम्डा और वेव नंबर की वैल्यूज हैं। ठीक है, सो एनर्जी ऑफ फोटोन इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब आपकी फोटोन जो है किसी भी एनर्जी जो है वो रिलेट कर रही है किस किस के साथ, नंबर 1 फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट करती है एनर्जी, वेव लेंथ के साथ और वेव नंबर के साथ। इसका मतलब है कि एनर्जी का
डायरेक्ट रिलेशन है फ्रीक्वेंसी के साथ, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी एनर्जी भी क्या होगी उस चीज की ज्यादा होगी। एनर्जी का इनवर्स रिलेशन है किसके साथ, वेव लेंथ के साथ, जितनी वेव लेंथ क्या होगी या आपके पास ग्रेटर होगी उतनी एनर्जी उसकी क्या होगी, कम होगी। इसके अलावा एनर्जी का जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है वेव नंबर के साथ, जितने वेव नंबर ज्यादा होंगे उतनी एनर्जी भी क्या होगी इसकी ज्यादा होगी। तो रिलेशनशिप ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव number about the photon of light are accepted by the scientist and used by Bohr। अभी साइंटिस्ट ने क्या किया, इसने जो तीनों पोस्टुलेट प्रपोज किए थे साइंटिस्ट ने उन्हें एक्सेप्ट किया, ठीक है गया, और बोहर ने उन्हें अपने मॉडल में एक्सप्लेन किया। आगे है आपके पास अगला टॉपिक है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर्स जो था मेड एन एक्सटेंसिव यूज ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ प्लांक्स। उसने प्लांक्स की जो क्वांटम थ्योरी थी उसे यूज किया एंड प्रपोज दैट इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन ओनली एग्जिस्ट इन अ परमिटिव क्वांटाइज एनर्जी लेवल, द मेन पोस्टुलेट ऑफ बोहर थ्योरी। बोहर ने जो पोस्टुलेट्स दिए, जो थ्योरी दी, वो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पर बेस करती थी, ठीक है। उसने एक चीज कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हाइड्रोजन, उसने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन किया। उसने कहा जी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हाइड्रोजन में वो स्पेसिफिक परमिटेड क्वांटाइज एनर्जी के उन लेवल्स में, उन एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व करते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स्ड होती है। जिनकी एनर्जी फिक्स नहीं होती वो उन ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व नहीं करते। उसके मेन पोस्टुलेट्स क्या थे, आप लोग पढ़ के भी आ रहे हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन वन ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिटल आउटसाइड द न्यूक्लियस। वो कहता है जी आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के आउटसाइड पे क्या होता है, ऑर्बिटल्स में क्या कर रहे होते हैं, आपके मूव कर रहे होते हैं, और हर ऑर्बिटल की एनर्जी जो होती है और क्वांटम नंबर जो होता है वो फिक्स्ड होता है और असाइन किया होता है कि अगर पहला ऑर्बिट है इसकी अपनी एनर्जी है, सेकंड ऑर्बिटल है इसकी अपनी एनर्जी है, ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पर्टिकुलर ऑर्बिटल नाइदर एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी। कहते हैं अगर आपके पास न्यूक्लियस के गिर्द एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है, अगर वो उसी ऑर्बिट में मूव करेगा तो ना तो वो एनर्जी को इमिट करेगा ना ही एब्जॉर्ब करेगा। वो उस सूरत में एनर्जी को इमिट एब्जॉर्ब करेगा जब आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर ऑर्बिटल से लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल या हायर ऑर्बिटल से लोअर ऑर्बिटल में जंप करेगा। लेकिन अगर एक ही ऑर्बिटल में मूव कर रहा है तो वो कोई एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब नहीं करेगा।